Hello friends, welcome to my YouTube channel Biology Study. I am Meena Chaudhary. So today we start our third chapter of Biology NCERT, class 12th, that is a human reproduction, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड पार्चुरेशन और लैक्टेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं NCERT रीडिंग। As you are aware, humans are sexually reproducing and viviparous। जैसा हम जानते हैं जो ह्यूमन्स होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और विविपेरस होते हैं क्योंकि वो अंडे नहीं देते, बच्चे पैदा करते हैं, इसीलिए। ठीक है। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन अ ह्यूमन इज़ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। सबसे पहले क्या होगा, जो ह्यूमन्स में रिप्रोडक्शन के लिए गैमेटोजेनेसिस होता है, जिसमें कि गैमेट्स बनते हैं, यानी कि स्पर्म जो है मेल्स में बनता है और ओवम बनता है फीमेल्स में। गैमेट्स बनने के बाद जब मेल एंड फीमेल के जो स्पर्म एंड एग बन जाएंगे उसके बाद इंसेमिनेशन होगा। तो इंसेमिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, उसको हम इंसेमिनेशन बोलेंगे। स्पर्म का फीमेल की जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र करना। उसके बाद इनका फ्यूज़न होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसके बाद लीडिंग टू इट्स फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, जो कि जायगोट के फॉर्मेशन को लीड करेगा आगे, एंड फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा। फिर ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होता है यूट्राइन वॉल से, जिसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और उसके बाद गेस्टेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जिसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होने लगती है, इनकी प्रेगनेंसी। उसमें जो एम्ब्रियो का वो डेवलपमेंट होता है, हाथ पाँव होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, इन सब चीज़ का डेवलपमेंट होगा। और उसके बाद जो है वो डिलीवरी होती है, जिसको हम पार्चुरेशन बोलेंगे। ठीक है। यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स ऑकर आफ्टर प्यूबर्टी। हम जानते हैं कि जो ये सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हुए हैं वो प्यूबर्टी के बाद ही स्टार्ट होते हैं, क्योंकि प्यूबर्टी के बाद ही जो फीमेल में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है उसके बाद ही एग बनेगा। तो उसके बाद ही जो ये रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं वो फॉलो हो पाएंगे। There are remarkable difference between the reproductive events in the male and the female। तो इसके कुछ एग्जांपल्स क्या क्या हैं? जैसे स्पर्म फॉर्मेशन होता है, वो मेल में ना ओल्ड एज तक भी होता है। उसमें ऐसा नहीं है कि स्पर्म फॉर्मेशन एक स्टेज पे जाके रुक जाएगा फीमेल्स की तरह। फीमेल्स में क्या होता है, जो ओवम होता है वो सीज हो जाता है कम से कम 50 की एज में, लगभग 45-50 एज में क्या होता है, जो एग है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, वो बंद हो जाती है फीमेल्स की, इसीलिए वो एग नहीं बना पाती आगे। लेकिन जो मेल होता है ना, उसमें जो स्पर्म है वो ओल्ड एज तक भी बनते हैं, उनमें ये प्रोसेस रुकती नहीं है। तो यही कुछ डिफरेंस है जो कि मेल एंड फीमेल के अंदर पाए जाते हैं। लेट अस एग्जामाइन द मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। तो हम सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज़ अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो उसमें होती है गैमेटोजेनेसिस, गैमेट बनता है टेस्टिस, और जो सेक्स हार्मोन है वो बनेगा इसमें टेस्टोस्टेरोन। और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं वो क्या करेंगी, जो इसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं और इसके कंडक्शन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगी। ये 3 टाइप्स की होती हैं। इसमें होती हैं हमारी एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो थोड़ा यहाँ से रीड कर लेते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। It includes a pair of testes along with the accessory duct, gland and external genitalia. The testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum. The scrotum helps in maintaining the low temperature of the testis. It's necessary for spermatogenesis. In adult, each testis is oval in shape with a length of about 4 to 5 cm and width is about 2 to 3 cm. The testis is covered by a dense covering. Each testis has about 250 compartments called testicular lobules. तो ये मैंने कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाई है टेस्टिस का। जो टेस्टिस होता है 1 पेयर होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे ये डायग्राम में एक ही टेस्टिस लिया है। ये स्क्रोटम है जो कि हमारे जो एब्डोमिनल कैविटी है उससे बाहर प्रेजेंट होता है बॉडी के। और ये तो इस स्क्रोटम के ऊपर जो एब्डोमिनल कैविटी वो पाई जाएगी। इसमें क्या होगा, अब जो स्क्रोटम है ना, वो जो एक गबर्नेकुलम है ना, इससे अटैच हो जाएगा स्क्रोटम की वॉल से टेस्टिस। ठीक है।
जो कि क्या करेगी, टेस्टिस को स्क्रोटम की वॉल से अटैच करेगी। और इसके जो ये वॉल के अंदर जो पाया जाता है, ये इसके अंदर है डर्टस मसल, और जो ये है इंट्यूगिनल कैनाल, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड, जो कि आगे चल के क्या करेगी, जो वॉस डिफरेंस है ना उसको एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट करेगी। तो इसी के अंदर पाई जाती है हमारी क्रिमिस्टर मसल। ये क्रिमिस्टर मसल और डर्टस मसल ये दोनों ही क्या करेंगी, जो स्क्रोटम है ना इसका टेम्परेचर को मेंटेन करेंगी, रेगुलेट करेंगी। तो जो हमारे जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में ही क्यों प्रेजेंट होती है, इसका क्या कारण है? तो इसका एक कारण है क्योंकि जो स्क्रोटम है ना इसका टेम्परेचर क्या होता है 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक लोअर होता है एब्डोमिनल कैविटी से। यानी कि क्योंकि हमारी एब्डोमिनल कैविटी में जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि हमारी बॉडी टेम्परेचर, और जो स्क्रोटम होता है उसमें ये कम होता है। और ये कम क्योंकि जो स्पर्म है उनके लिए कम ही टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर वो ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा ना तो डिजनरेट हो जाएंगे, बनेंगे नहीं वो। तो इसलिए उनको मेंटेन रखने के लिए जो स्क्रोटम है इसका टेम्परेचर कम होता है, जो कि कितना होता है 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक लोअर होता है, 2 से 2.5 सेंटीग्रेड कम होता है एब्डोमिनल कैविटी से। तो इसीलिए जो डर्टस मसल हैं और ये क्रिमेस्टर मसल हैं, ये दोनों ही इस टेम्परेचर को क्या करेंगी, रेगुलेट करेंगी, मेंटेन करेंगी। और जो हमारी ये टेस्टिस है ना, ये क्या करती है, इसकी जो शेप है वो होती है ओवल, और जो लेंथ है इसकी कितनी होगी 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, और विथ इसकी 2 से 3 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है। और इसमें होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जो कि जिसमें 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है। तो ये तो हमें पता लग गया, जो टेस्टिस है वो हमारे स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है, जो कि हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है उससे बाहर पाई जाती है, बॉडी के बाहर। तो हम देख लेते हैं कि जो टेस्टिस है वो रियल में उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो अंदर से। इसलिए हम देखेंगे उसकी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट के देखते हैं टेस्टिस का। तो ये है हमारा टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। इसमें हम देखेंगे इसकी 2 साइड्स होती हैं, एक वेंट्रल साइड होती है, दूसरी डॉर्सल साइड होती है। जो वेंट्रल साइड होती है उसमें प्रेजेंट होती है ये जो डबल लेयर की टुनिका वेजिनलिस है, और इसके अंदर ये जो सिंगल लेयर है इसको बोलते हैं हम टुनिका अल्बुजिनिया। इसके अंदर जो ये क्या बोलेंगे, कॉलमनार शेप के जो ये दिख रहे हैं आपको, ये जो सेल्स हैं इसको हम बोलते हैं टुनिका वेसिकुलोसा। और इन दोनों के अंदर जो जैसे ये है एक दूसरा भी टुनिका वेसिकुलोसा, इनके अंदर इनके प्रेजेंट होती है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जो कि हमारे 250 नंबर्स में पाई जाती हैं, लगभग 250 होती हैं। इनके अंदर ये पाए जाते हैं जो इस शेप के होते हैं, थोड़ा रेटिकुलर शेप, इनको हम बोलेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यही जो होती हैं ये क्या करती हैं, 1 से 3 पाई जाती हैं। हमारी जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं उसके अंदर 1 से 3 नंबर में होती हैं ये। और यही जो क्या करेंगी आगे, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होगा उसकी साइट होती है ये। ठीक है। यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस की मेन साइट कौन सी होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं ये आगे चल के कनेक्ट होती हैं या ट्यूबुली रेक्टाई से। ये जो है छोटी सी ये जो रेटिकुलर स्ट्रक्चर है स्मॉल, इसको हम ट्यूबुली रेक्टाई बोलते हैं, जो कि आगे अटैच होती है हमारी ये जो रेटी टेस्टिस है ना ये वाली, ये इससे जाके अटैच हो जाती है। और ये जो रेटी टेस्टिस हैं ये आगे खुलती हैं हमारे वॉस एफ्रेंशिया के थ्रू, जो कि लगभग 10 से 12 इन नंबर होती हैं। ये आगे हमारी खुल जाएंगी एपिडिडमाइस में, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसको हम बोलते हैं ये कैपुट पार्ट, कॉर्पोरा पार्ट, कॉर्पस पार्ट, एंड थर्ड है कॉर्डल। तो जो कैपुट पार्ट है ये हमारा जो एपिडिडमाइस है इसका हेड होता है। यहीं पे जो ये वॉस एफ्रेंशिया है ना ये इसी पार्ट में खुलेंगी, जो थोड़ा ब्रॉड पार्ट है। और ये जो लॉन्ग ट्यूबुल टाइप जो स्ट्रक्चर है इसको हम कॉर्पस बोलते हैं, जो कि बॉडी होती है। और जो कॉर्डा पार्ट है लास्ट का, ये हमारी टेल होती है, जो कि वॉस डिफरेंशिया से कनेक्ट होती है। और जैसा मैंने अभी लास्ट में बताया, तो जो वॉस डिफरेंशिया है वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी से आगे एब्डोमिनल कैविटी में खुलेंगी स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू।
तो अगर आपसे पूछें कि जो रेटे टेस्टिस है वो हमारे जो टेस्टिस है उसकी कौन सी साइड में प्रेजेंट होती है, तो ये होती है हमारी डॉर्सल साइड में, क्योंकि ये वेंट्रल साइड है। तो डॉर्सल साइड में जो है रेटे टेस्टिस प्रेजेंट होती है, और रेटे टेस्टिस से ही जो ये वॉस डिफरेंशिया है वो कनेक्ट होती है और इसको खोलती है एपिडिडमाइस में, क्योंकि ये जो कैपुट है, ये कार्पस है और कोडा है, इन तीनों को मिला के ही जो ये स्ट्रक्चर है पूरी ये बनती है, इसको हम एपिडिडमाइस बोलते हैं। और जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, यहाँ पे जो मेन जो साइट है स्पर्मेटोजेनेसिस की, यहाँ पे क्या करेंगे, स्पर्म बनेंगे। तो इसी के अंदर ये स्पर्म बनते हैं जो कि आगे चल के ट्यूबुली रेक्टी के थ्रू इसमें जाते हैं रीटे टेस्टिस में, और रीटे टेस्टिस के थ्रू ये वॉस डिफरेंशिया से होते हुए एपिडिडाइमिस में जाएंगे। यहाँ से ये वॉस डिफरेंशिया में जाएंगे और फिर यहाँ से ये एब्डोमिनल कैविटी में चले जाएंगे, और जो बाद में एब्डोमिनल कैविटी से ये हमारी यूरिनरी ब्लैडर में जाके और बाद पीनिस के थ्रू ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा उसके थ्रू फीमेल की जो जेनिटलिया है वहाँ पे ये अपना जो स्पर्म है वो उनको इजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो ये एपिडिडमाइस है इसके क्या क्या फंक्शन हो गए, एक तो ये स्टोरेज करता है स्पर्म का, यहाँ पे जो स्पर्म का स्टोरेज है वो होगा, और दूसरा ये करेगा फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर कि ये कैसा दिखता है अंदर से। तो ये हमने एक पोर्शन लिया है जिसमें कि ये 3 हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाई है, जिसका एक मैंने एलेबोरेट किया है बताने के लिए। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है इनमें ये सब जो बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में, इसमें एक तो ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, और ये जो लेडिक सेल्स हैं वो पाई जाती हैं, जो कि क्या करेंगी, लेडिक सेल्स ही जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका फॉर्मेशन सिक्रेशन करती हैं। ठीक है, क्योंकि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो आता है एंडोक्राइन ग्लैंड से, और वो क्या करेगा, लेडिक सेल से बाइंड हो जाएगा, फिर ये जो लेडिक सेल्स हैं ये क्या करेंगी, सिक्रेट करेंगी एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को। तो जो लेडिक सेल्स हैं वो इसमें पाई जाती हैं, इसमें ये इम्यूनोलॉजिकल जो कॉम्पिटेंट सेल हैं वो पाई जाती हैं, ये सारी जो इंटरस्टिशियल स्पेस है इसमें पाई जा रहे हैं। ठीक है, और अब हम पढ़ लेते हैं जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इसका स्ट्रक्चर। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इसकी जो ये आउटर वॉल होती है ये कौन कौन सी होती है, इसकी आउटर वॉल होती है एक ट्यूनिका, और जो अंदर वाली होती है वो होती है जर्मिनल एपिथीलियम। ठीक है, तो इसमें ये क्यूबॉइडल जो सेल्स पाई जा रही हैं छोटी छोटी, ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं, इनको हम बोलेंगे स्पर्मेटोगोन या मदर सेल। ठीक है, और जो बड़ी ये सेल्स जो क्यूबॉइडल सेल्स नहीं है, ये थोड़ा जो बड़ी होके इलेब्रोट एक कॉलमनार शेप बन गई है इनकी, इसी को हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स। तो जो स्पर्मेटोगोनिया हैं ये क्या करेंगी, आगे चल के मियोसिस करके अपना के जो ये सेल्स हैं क्यूबॉइडल सेल्स हैं इनका नंबर बढ़ा लेती हैं, और ये जो सर्टोली सेल्स हैं ये मेन सेल्स हैं, इनको हम नर्स सेल भी बोलते हैं, और इनको हम सस्टेन लॉकर सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सर्टोली सेल्स, नर्स सेल्स, सस्टेन लॉकुलर सेल्स। ठीक है, जिनका फंक्शन होता है नरिश करना स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं ये लोग सर्टोली सेल्स। और ये क्या करेंगे, जो इनहिबिन हार्मोन है ना उसको रिलीज़ करते हैं सर्टोली सेल्स। इनहिबिन जो क्या करेगा, जो FSH हार्मोन है ना उसको इनहिबिट करता है। ठीक है, और इन सर्टोली सेल के बीच का जो ये स्पेस है इसको बोलेंगे ल्यूमन। तो ये हो गया हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम, जिसमें कि हमने देख लिया जो मेन सेल्स हैं, एक तो सर्टोली सेल्स है जो कि स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, और लेडिक सेल हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन है इसका सिक्रेशन करेंगी। तो अब तक क्या हुआ कि जो टेस्टिस में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनते हैं वो क्या करेंगे, वॉस डिफरेंशिया के थ्रू क्या करेंगे, ये एब्डोमिनल कैविटी में जाएंगे, और वहाँ पे जो हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ से जो इजैकुलेटरी डक्ट है ना उसके थ्रू ये हमारी पीनस से होते हुए बाहर चले जाएंगे। फिर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा फीमेल के साथ उसमें ये फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वहाँ तक ये पहुँच जाएंगी, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अब हम इसको हमारी NCERT से रीड कर लेते हैं।
ईच लोब्यूल्स कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, यानी कि जो लोब्यूल्स होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल, उसमें क्या होगा, कम से कम 2 से 3 जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है वो पाई जाएंगी, इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड, जो कि स्पर्म बनाने का काम करेंगी। Each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 types of cell called male germ cells, that is spermatogonia and Sertoli cells, जो कि सर मैंने अभी दिखाया था डायग्राम में कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है उनकी जो अंदर वाली लाइनिंग होती है उसको हम मेल जर्म सेल बोलेंगे और आउटर लाइनिंग को हम सर्टोली सेल्स जो क्यूबोइडल सेल्स होती हैं वो होती हैं हमारी जो मेल जर्म सेल्स हैं, और जो कॉलमनार शेप में हो जाती हैं, बड़ी बन जाती हैं, उनको हम सर्टोली सेल बोलेंगे। The male germ cell undergo meiotic division finally leading to sperm formation। जो मेल जर्म सेल हैं वो क्या करेंगी, आगे मियोसिस करेंगी और स्पर्म फॉर्मेशन करेंगी, वाइल जो सर्टोली सेल है वो क्या करेंगी, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी जर्म सेल्स को। द रीजन्स आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर का जो स्पेस होता है हम उसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, जिसमें क्या क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं और इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं जो कि लेडिक सेल्स कहलाती हैं। लेडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन, जो लेडिक सेल हैं वो टेस्टिकुलर हार्मोन का सीक्रेट करेंगी, यानी कि टेस्टोस्टेरोन का, एंड्रोजन्स हार्मोन का, एंड अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल आर ऑल्सो प्रेजेंट, और कुछ और भी जो इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल हैं वो भी इसमें पाई जाएंगी, ठीक है। द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट इंक्लूड रेटेटेस्टिस, वॉस डिफरेंशिया, एपिडिडेमाइस एंड वॉस डिफरेंस। ये जो हमने अभी पढ़ी थी, जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पढ़ा था टेस्टिस का, उसके अंदर जो मेन एक्सेसरी डक्ट्स हैं वो कौन कौन सी है, रेटेटेस्टिस है, वॉस डिफरेंशिया है, एपिडिडेमाइस है, वॉस डिफरेंस है। द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वॉस डिफरेंशिया, ठीक है, एंड थ्रू रीटेड टेस्टिस, एंड द वॉस डिफरेंशिया हैव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडेमाइस लोकेटेड अलोंग द posterior surface of each testis. The epididymis leads to vas deferens that ascend to the abdominal loop over the urinary bladder. It receives a duct from seminal vesicle and open into urethra as the ejaculatory duct. तो यहाँ तक हमने वैसे ऑलरेडी जो डायग्राम के थ्रू डिस्कस करके पढ़ लिया था, समझ लिया था। It receives a duct from seminal vesicle and open to urethra as a ejaculatory duct. These ducts store and transport the sperm from the testis to outside through the urethra. The urethra originates from the urinary bladder and extend through the penis to its external opening called urethral meatus. तो जो स्पर्म हमारे जैसे वॉस डिफरेंशिया से होते हुए या एब्डोमिनल कैविटी में फिर यूरिनरी ब्लैडर में आते हैं, यहाँ से जो सेमिनल वेसिकल है इसमें, इसके थ्रू फिर ये इजैकुलेटरी डक्ट में जाएंगे। इजैकुलेटरी डक्ट से ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो यूरेथ्रा है इसमें रिलीज़ हो जाएंगे, और यहाँ पे जो ओपनिंग होती है जो पीनस की, जिसको हम एक्सटर्नल ओपनिंग बोलते हैं, ये कौन सी है, यूरेथ्रल मीटस है, यहाँ से जो स्पर्म है वो बाहर रिलीज़ हो जाएंगे। द पेनिस इज़ द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो पेनिस है वो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, जिसमें कि 2 लाइनिंग पाई जाती हैं। जो डॉर्सल साइड पे होती है उसको हम कॉर्पस कार्विनोसा बोलते हैं, और जो वेंट्रल साइड में होती है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो जो ये डॉर्सल साइड पे ये कार्पस कैर्नोवेसा प्रेजेंट होती हैं, ये डॉर्सल साइड में है। ये हमारी वेंट्रल साइड है जहाँ पे ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम प्रेजेंट है। इसी में जो यूरेथ्रा है वो भी पाया जाता है, ठीक है, वेंट्रल साइड में। और जो ये टिप होती है पेनिस की, इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, ग्लैंस पेनिस, ये टिप को बोलते हैं। तो अब यहाँ से रीड कर लेते हैं। द पेनिस इज़ द मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। इट इज़ अ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यूज दैट हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन. The enlarged end of penis called glans penis. It is covered by a loose fold skin called foreskin. ठीक है, तो जैसे ये जो एक्साइटेशन होता है मेल्स के अंदर, तो जो ब्लड है उसकी फिलिंग हो जाती है, और उससे क्या होगा, जो इंसेमिनेशन है वो होता है, ठीक है, पेनिस के द्वारा।
तो अब हम पढ़ लेते हैं जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हमने पढ़ी थी, जो कौन कौन सी थी। इसमें हमने पढ़ा था एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। ठीक है, इसमें जो 3 टाइप्स की ग्लैंड्स होती हैं, इसमें पहली है सेमिनल वेसिकल, दूसरी प्रोस्टेट ग्लैंड है, एंड थर्ड है इसमें हमको उसको बोलते हैं कॉपर्स, और हम इसको बोल सकते हैं बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, the male accessory gland include paired seminal vesicle and a prostate and paired bulbourethral gland. Secretion of the gland constitute the seminal plasma, which is rich in fructose, calcium and certain enzymes. The secretion of bulbourethral gland also aids in the lubrication for penis. करेंगी जो bulbourethral gland है ये कि पेनिस के lubrication में भी हेल्प करती हैं। तो जो ये सेमिनल वेसिकल है ये पेयर्ड होती हैं, ये 2 पाई जाती हैं, जिसमें जो कि 60 से 70% तक जो पार्ट है वो बनाती है सीमन का। ठीक है, इसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है ये इसमें जो फ्रक्टोज है वो बने, जो कि किसमें रिच होती है, रिच इन फ्रक्टोज में, जो कि फाइब्रिनोजन बनाते हैं। ठीक है, दूसरी हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है जो कि सिंगल होती है, एक ही होती है। ये हमारी जो सीमन है उसका 20 से 30% जो पार्ट है वो बनाएगी, और ये एल्केलाइन होती है। इसमें जो मेन इसका कंपोनेंट होता है उसमें वो होती है इसमें कैल्शियम एंड एंजाइम्स। ठीक है, जो कि रिच होती है कैल्शियम एंड एंजाइम्स में। थर्ड है हमारी कॉपर्स, जो कि 2 होती हैं, पेयर्ड होती हैं, जो इसको हम बोलते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये कि एल्केलाइन होती हैं, क्योंकि ये जो यूरेथ्रा है ना वो एसिडिक होता है, तो उसको एल्कलाइन करने का काम करती हैं, और जो इसका मेन काम होता है वो नरिश करती है, मतलब न्यूट्रलाइज करती है यूरिन की इफ़ेक्ट को, और जो पेनिस है उसकी लुब्रिकेशन में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो हमने जो देखा जो सीमन है वो 2 चीज़ से मिलके बना था, एक जो है वो सेमिनल प्लाज्मा है और दूसरा स्पर्म। इन 2 के कंट्रीब्यूशन से सीमन बनता है। जो सेमिनल प्लाज्मा है वो क्या होते हैं, जो ये तीनों ग्लैंड हैं उनका जो सिक्रेटरी मटेरियल होता है वो सेमिनल प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है, और सेकंड जो वो है स्पर्म, तो सीमन किसके मिलके बना, सेमिनल प्लाज्मा से और स्पर्म से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।